मैं कुछ कहना नहीं चाहता, सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ तुमसे। तुमको दिनेश शाह को वगैरह 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 बनने की जरूरत है? जायज कारोबार वाले इज्जतदार लोग, ऐसा दस्तूर उनमें तो कभी नहीं होता। फिर उसकी ये कौन सी मजबूरी थी जो उसने इतने नाम का इस्तेमाल किया? एक्चुअली वो कह रहा था कि वो... हाँ श्वेता, क्या कह रहा था? देखो सुल्ताना, ऐसे नाजुक मामलों में अंधेरे में तीर नहीं चलाया करते। इस सवाल का अगर तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है तो मत दो। तो फिर तुम्हारा फैसला क्या है? फैसला? कैसा फैसला? मुझे इस मामले में कोई फैसला लेने की जरूरत नहीं है। मैं इस लड़ाई में पड़ना नहीं चाहता। जिसकी लड़ाई है वो खुद लड़े। और वैसे भी मेरी दुनिया में 24 घंटे कोई ना कोई लड़ाई चलती रहती है। और फिर अब तो तुम्हारे जाने का वक्त भी आ गया है। बिना फैसला लिए फैसला सुना ही दिया। यानी तुम्हें करण की बातों पर यकीन हो गया है, इसलिए तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो? नहीं सुल्ताना, नहीं, ये बात नहीं है। तुम मुझे गलत समझ रही हो। दरअसल मैंने तुम्हारे रहने का एक दूसरा इंतजाम कर दिया, जहां तुम्हें कोई ताना नहीं मारेगा। कहाँ? वो राव अंकल का जो लॉ कॉलेज है ना, उसका गेस्ट रूम मैंने तुम्हारे लिए तैयार कर लिया है। अब तुम वहां जाकर रह सकती हो बाइज्जत और इत्मीनान से। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। इंस्पेक्टर साहब, मैं दिनेश शाह के खिलाफ एक केस दर्ज करना चाहता हूँ। दिनेश शाह? वही मिस्टर दिनेश शाह जिनका जेवरात का काफी बड़ा कारोबार है? जी। उनके खिलाफ आप क्या केस दर्ज करवाना चाहते हैं? साहब, अव्वल तो ये जेवरात का बिजनेस, दिनेश शाह, ये सब सिक्के का एक पहलू है। इसका दूसरा पहलू भी है। इनका असली नाम है लेनिन और यही इनका असली रूप है। क्या? जी हाँ, दिनेश शाह इनका असली नाम नहीं है। इनका असली नाम है लेनिन, जो मिडल ईस्ट में काफी बदनाम है। बदनाम क्यों? बदनाम इसीलिए कि लेनिन मिडल ईस्ट के एक अंडरवर्ल्ड डॉन का नाम है। गैर कानूनी काम उनका असली कारोबार है और वो जुर्म की दुनिया के सरताज माने जाते हैं। मिस्टर करण, आप ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? आपका मतलब है कि मिस्टर शाह अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक रखते हैं? ये साबित करने के लिए मेरे पास सबूत है। उसके खिलाफ गवाही कौन देगा? एक आदमी जो उसके साथ मिडल ईस्ट में काम करता था और उसके गुनाहों का चश्मदीद गवाह है। अगर वो उसके गैंग में शामिल था तो वो उसके खिलाफ गवाही क्यों देगा? वो इसीलिए कि लेनिन अब उसकी जान का दुश्मन है और इस आदमी के जिंदा रहने के लिए यह जरूरी है कि लेनिन गिरफ्तार हो जाए। क्या वो कोर्ट में आकर बयान दे सकता है? बयान वो दे चुका है और उसे मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। मुझे आप ये बताइए कि अगर ये कैसेट मैं आपको देता तो आप लेनिन के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? देखिए मिस्टर करण, कोर्ट कचहरी में रिकॉर्डेड बयान के कोई मायने नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपकी बात सच है और आपके पास वाकई सबूत हैं तो हम लोग बेशक उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, फिर भी आप एक बार इस कैसेट को सुन लीजिए और मुझे बताइए कि लेनिन के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन क्या लिया जा सकता है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप इस केस में क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं? इंसानियत इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी के सर पे लेनिन का खौफ जो मंडरा रहा है, कोई भी उसे देखेगा तो बौखला जाएगा। उसने मुझसे मदद मांगी, वैसे उसने मदद की अपील पुलिस से भी की है इस केस में। अब देखना यह है कि पुलिस का रौब ज्यादा है या लेनिन का दबदबा। देखिए मिस्टर करण, मैं ये कैसेट सुनूंगा, उसके बाद रिपोर्ट तैयार करूंगा, लेकिन आपको इस गवाह को यहां लाना होगा और इस रिपोर्ट पर दस्तखत लेने होंगे। हो जाएगा। तो आप भी यकीन रखिए, हम भी लेनिन के खिलाफ कानून की सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हाय ऋषभ। हाय अभिजीत, काका 2 कप चाय लाना। कैसा यार? ठीक। यार ऋषभ, तुझसे एक सीरियस बात पूछूं? सीरियस बात? भैया लगता है तू भी आजकल काफी मैच्योर हो गया, सीरियस बातें करने यहाँ जाता है। हाँ? लेकिन ये कुछ ज्यादा ही सीरियस बात है यार। मुझे तो अपनी पढ़ाई लिखाई में भी शक होने लगा है। क्या? अरे लेकिन क्यों यार, क्या बात हो गई? अच्छा पहले तो ये बता कि तुझे गिनती कहाँ तक आती है? गिनती कहाँ तक आती?
भैया अगर यही तेरा सीरियस सवाल था ना तो मुझे लगता है तेरी मैच्योरिटी काफी खतरे में आ गई है, संभाल के रखना। मैच्योरिटी ही नहीं ऋषभ, बल्कि वो बीता हुआ बचपन, टीनेज सब बेमानी सा लगने लगा यार। लेकिन क्यों यार, हो क्या गया? अच्छा देख, हम दोनों का स्कूल एक ही था, वही टीचर थे, वही कॉलेज था, वही लेक्चरर थे। थैंक यू। पर तूने ऐसी कौन सी गिनती सीख ली कि आज तक कैलकुलेटर पे गिनता जा रहा है? अरे यार अभिजीत, मैं कोई गिनती नहीं गिन रहा, सिर्फ अपने फिजूल खर्ची का हिसाब किताब जोड़ रहा हूँ बस। अच्छा साहब, आपने मुझे क्यों याद किया? यार अभिजीत, मैंने एक बहुत ही अहम फैसला लिया है। क्या? मैं सोच रहा हूँ कि हर महीने अपनी फिजूल खर्ची कम करके कम से कम 1.5 लाख रुपए बचाने की कोशिश करूँ। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। एक सच्ची बात बोलूं, यार तेरी इस फिजूल खर्ची पर तकलीफ मुझे भी होती थी, लेकिन तुझसे कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई। देख, ये दौलत चाहे जिसकी भी हो, पर है तो तेरे डैडी की मेहनत की गाढ़ी कमाई ना। हाँ यार, और सिर्फ डैडी की मेहनत की बात नहीं है, इस दौलत में से उन तमाम मजदूरों के पसीने की महक आती है यार। और अभिजीत, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। क्या? यार मैं सोच रहा हूँ कि महीने भर में जितना भी पैसा बचा पाऊँ उसमें से कम 1 लाख रुपया मैं एक ट्रस्ट में डालूं, एक ऐसा ट्रस्ट जो सिर्फ मजदूरों के लिए हो, और उस ट्रस्ट को आप संभालेंगे। और उस ट्रस्ट का मकसद एक ही होगा कि हर जरूरतमंद मजदूर के पास पैसा पहुंच जाए वक्त पर। अब तू ये बता कि तू ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है? अगर इस ट्रस्ट के लिए तू मुझ पर ट्रस्ट कर सकता है तो तेरे इस पुण्य की जिम्मेदारी मुझ पर। थैंक्स यार, थैंक्स अ लॉट। साहब जी, मेरे को माफ कर दो साहब जी। मैं जानता हूं कि मैंने आपको धोखा दिया साहब जी। साहब, मेरे को एक बार छोड़ दो साहब, मैं इस शहर से बहुत दूर चला जाऊंगा साहब जी। एक बार। मुझे इस शहर में रहने का कोई शौक नहीं था। सारा कारोबार छोड़कर मैं यहाँ आया था इसलिए श्वेतलाना को उसका हक दिलवाने का, और मेरे होते हुए श्वेतलाना को सिल्वर स्टेट से बाहर निकाल दिया गया और मैं चुपचाप खड़ा रहा, कुछ नहीं कर सका। क्यों? सिर्फ तेरी चतुराई की वजह से। भेजा खराब हो गया था साहब जी। जब भेजा खराब हो जाए या सड़ जाए, जैसे तेरा सड़ गया है, तो खोपड़ी में सुराख करके उसे बाहर निकाल देना चाहिए। मेरे को एक बार छोड़ दो साहब जी, एक बार छोड़ दो साहब जी। तेरी जरा मैंने सुन ली, अब तू मेरे फैसले की आवाज सुन। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ साहब जी, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ साहब जी। साहब जी, मैं जिंदा एक मौत तू भी मुझे मार चुका है। हेलो, हाँ, क्या मैं अभिजीत से बात कर सकता हूँ? निकल गया कितनी देर पहले? ओके थैंक्स, या निकल गया, ही शुड बी कमिंग। प्लीज। तुम नो थैंक्स। लो। अब ये सस्पेंस तोड़ोगे ऋषभ? अचानक आज रात हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया, इसकी वजह बता भी दो। थोड़ी देर और, अभिजीत आ जाए सब कुछ बता दूंगा, प्लीज। तो ऐसा करो कि इन दोनों से तुम अभी बात कर लो, मैं कल आकर मिलता हूँ। अब एक ना, सॉरी, आई एम लेट। एक्चुअली हुआ यूं कि क्या क्या हुआ ये मैं बाद में डिटेल में पूछ लूंगा। हाँ? पहले वो बातें हो जाए जिसके लिए इतनी रात गए मैंने आप तीनों को तकलीफ दी। बैठिए। और वैसे भी लगता है एकनाथ को बड़ी जल्दी है। बोलो। मैंने तुम तीनों को अपना एक फैसला सुनाने के लिए यहाँ बुलाया, और ये फैसला दहराम के जरिए मजदूरों की हालत जानने के बाद मैंने लिया है। मजदूरों को मेडिकल बेनिफिट देने के लिए मैं अपने खर्चे पर एक ट्रस्ट खोलना चाहता हूँ, और इस ट्रस्ट का नाम होगा केशव मल्होत्रा ट्रस्ट। मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करती हूँ ऋषभ, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि तुम्हें हम तीनों को एक साथ बुलाकर ये बात करने की क्या जरूरत थी। हमसे हम तीनों से अलग अलग बात भी तो कर सकते थे ना। खामखा उनसे इंतजार करवाया जिन्हें इंतजार करना भारी पड़ रहा था। ठीक है ऋषभ, मैं चलता हूँ। प्लीज प्लीज
बैठो ना एकनाथ प्लीज। नहीं, बैठना तो मैं चाहता हूँ, मैं रात भर बैठ सकता हूँ क्योंकि बात मजदूरों से ताल्लुक़ रखती है। लेकिन मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि यहाँ जो मुद्दा है उसी के दायरे में बातचीत की जाए। यहाँ बेकार किसी को किसी पर छींटाकशी करने की कोई ज़रूरत नहीं। रिलैक्स एकनाथ रिलैक्स। मेधा ने तो सिर्फ एक सवाल पूछा था बस। और वैसे भी मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। इस फैसले पर सबसे पहले मैं तुम्हारा रिएक्शन जानना चाहता हूँ। तुम्हारा फैसला सर आंखों पर। हाँ, सर आंखों पर नहीं, तुम्हें यह फैसला अपने हाथों में रखना होगा, क्योंकि इस ट्रस्ट के 3 ट्रस्टी होंगे, मेधा, अभिजीत और तुम। वैसे इन ट्रस्टीज की जिम्मेदारियां क्या क्या होंगी? भाई इस ट्रस्ट का सारा जिम्मा तुम तीनों पर होगा। किस मजदूर को कितना पैसा सैंक्शन करना है, ताकि पैसों की वजह से किसी का इलाज ना रुके और मजदूरों को पूरा पूरा फायदा हो। लेकिन हाँ, साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना है कि कोई मजदूर इस ट्रस्ट का गलत इस्तेमाल ना करे। तुम तीनों के अलावा इस ट्रस्ट में किसी का दखल नहीं होगा, मेरा भी नहीं। इज दैट क्लियर? ऋषभ, अगर तुम मुझे इन ट्रस्टीज में शामिल ना करो तो अच्छा है, क्योंकि किसी और ट्रस्टी को शायद मेरी दखल अंदाजी मंजूर नहीं होगी। अगर किसी से इनका मतलब मुझसे है तो इन्हें समझा दो कि मजदूरों के मसले मेरे ज़ाती जज्बातों से हमेशा ऊपर रहे हैं और हमेशा रहेंगे। वही फ़र्क जुनून और जज्बात का होता है। मुझे तुम्हारी हर्षत मंजूर है। तुमने मजदूरों के लिए साल में एक और त्योहार का इजाफा करवा दिया। थैंक यू एकनाथ। और हाँ, तुम अभिजीत? मैं तो ट्रस्टी बन भी चुका। मैं तो सोच रहा था कि अपने विजिटिंग कार्ड का डिजाइन क्या रखूं। ये तुम क्या करने जा रहे थे? मेम साहब मेरे को बचा लीजिए मेम साहब, ये मेरे को जान से मार डालेंगे। मैं मरना नहीं चाहता हूँ मेम साहब मेरे को एक बार बचा लीजिए। मैं आप लोगों से दुनिया से बहुत दूर चला जाऊंगा। जाओ यहाँ से, कोई कुछ नहीं करेगा। नहीं श्वेता, नहीं श्वेतलाना, इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं था। और तुम्हें किसी की जिंदगी या मौत का फैसला लेने का हक किसने दिया है? तुम लोग प्लीज जाओ यहाँ से, थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। आज के बाद मेरे काम में दखल मत देना श्वेता। पहले ये बताओ लेनिन, तुम्हारे काम क्या है? मिडिल ईस्ट में तुम्हारा कारोबार क्या है? तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। बताओ, तुम्हारा बिजनेस क्या है? यही भरी हुई पिस्तौल के बलबूते पर जिंदगी और मौत का सौदा करना? लोगों के दिलों में खौफ पैदा करके हुकूमत चलाना? जो कानून की जुबान में गुनाह कहलाता है, यही है तुम्हारा बिजनेस? चुप क्यों हो? जवाब दो। जवाब श्वेता, जिस कानून की तुम बात कर रही हो, क्या उसकी कोई अपनी जबान है? वो अंधा और गूंगा नहीं, और तुम उसी कानून के झंडे मेरे सामने गाड़ रही हो, जबकि कानूनन सिल्वर एस्टेट पर तुम्हारा हक होते हुए तुम्हें वहां से निकाल दिया गया। इतने जुल्म सहने के बाद भी तुम इसी कानून के झंडे लहरा रही हो मेरे सामने। आज कमजोर लोग कानून का नाम जपते हैं। वो जुल्म सहते भी रहते हैं और कानून के गाने भी गाते रहते हैं। लेकिन जो नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करते, वो अपने कायदे कानून खुद बनाते हैं। तुम्हारे तर्कों ने, ये फलसफों ने और ये दलीलों ने साबित कर दिया है कि तुम्हारा बिजनेस क्या है। मुझे मेरा जवाब मिल गया। तुम्हारा कारोबार क्या है? तुम वही हो जिसका मुझे शक था, एक अंडरवर्ल्ड डॉन।
यही खिताब दिया हुआ है ना तुम्हें तुम्हारी माफिया ने? हाँ, बहुत बहादुर हो भैया, कबूल क्यों नहीं करते? अरे शिवानी, तू आ गई। मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। मैडम, इस भरी दुनिया में अगर आपको किसी का इंतजार है ना, तो मैं नहीं हूँ। मैंने मोहब्बत आपसे पहले की थी, इसलिए मोहब्बत का तजुर्बा आपसे ज़्यादा मुझे है। यार शिवानी, तेरे बगैर तो मुझे जीना आता ही नहीं। तेरा इंतजार बाकी सारे इंतजारों से ऊपर है। मैडम, ज़रा गौर से देखिए, मैं शिवानी हूँ, करण नहीं। ओह बाय द वे शिवानी, तेरी अमेरिका से कोई चिट्ठी आई है। याहू, मम्मी की होगी। क्या हुआ शिवानी? बताना क्या हुआ? मम्मी हॉस्पिटल में केस डायग्नोज किया तो पता चला उनको कैंसर है। मुझे जाना होगा। डोंट वरी शिवानी, डोंट वरी। तू कल ही चली जा, मैं बाकी सारी चीजों का इंतजाम कर दूंगी। टेक इट इजी शिवानी। बहुत बहादुर हो भैया, कबूल क्यों नहीं करते? हाँ, ये हकीकत है। तुम्हारा ये भाई मिडल ईस्ट माफिया का सरपरस्त था। उसकी छाती पर अंडरवर्ल्ड डॉन का तमगा लगा हुआ था। तुम अगर अपनी इस बड़ी बहन के गाल पर थप्पड़ मारकर भी कह देते ना कि दीदी ये झूठ है, तुम्हारे इल्जाम गलत है, तो उतना दर्द न होता जितना तुम्हारे हाँ ने पल भर में दे दिया है। सीधे कलेजे में जाकर नश्तर की तरह चुभ गया तुम्हारा हाँ। मैं तुम पर इल्जाम लगा रही थी, लेकिन इल्जाम के साथ साथ दुआ कर रही थी कि तुम ना कह दोगे, सब कुछ इनकार कर दो, कह दोगे कि ये सब झूठ है। लेकिन ये सच निकला, सच निकला कि तुमने पापा मम्मी और मेरे रिश्तों को सूली पर चढ़ाकर अपनी ये हस्ती बना ली है। तुम ये क्यों बन गए हो लेनिन, क्यों? श्वेतलाना, मैं बना नहीं हूं, बनाया गया हूं, बनाया गया हूं। मैं घर का छोटा था, लेकिन मर्द था, तो पिताजी के दौर की गरीबी और कंगाली को जज्ब करता चला गया। दिल में छाले पड़ते गए, लेकिन उस लाचारी को अंदर अंदर कैद करता चला गया मैं। और जब ये बेबसी हलक तक पहुंची तो मैं भाग गया मैं बस। अरे, जिस बच्चे के पांवों ने घर वालों की खिंची हुई लक्ष्मण रेखा को कभी लांगा नहीं था, जिसे ये नहीं पता था कि उस लक्ष्मण रेखा के बाहर की दुनिया क्या है। और फिर मुझे कुछ दोस्त मिले और धीरे धीरे वो अनजान गलियां बेगुनाही के रास्ते में मिल गई। और देखते देखते अनाप शनाप दौलत आने लगी। और एक दिन मैं किसी जरूरी काम को अंजाम देने की कोशिश में लगा था तो पुलिस की नजर मुझ पर पहुंच गई और मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल गया। और मुझे रातों रात मुंबई छोड़कर मिडल ईस्ट जाना पड़ा। और मेरी बदकिस्मती ये कि मिडल ईस्ट पहुंचते ही पीछे पीछे ये भी खबर पहुंच गई कि पिताजी का देहांत हो गया। मैं वापस आने के लिए छटपटाने लगा, लेकिन मेरी हिफाजत के लिए मुझे नहीं आने दिया गया। और बंबई में मेरा एक दोस्त पिताजी के दाह संस्कार में शामिल था।
उस रात उसने मुझे सारा आंखों देखा हाल सुनाया और मैं सारी रात रोता रहा, मातम मनाता रहा मैं। और बस उसी रात मैंने फैसला किया कि मैं तकदीर को अपना खिलौना बनाऊंगा।